नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के इस चैप्टर में हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे के लेक्चर का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस विचारधारा से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इस सब बारे में हम देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन भारतीय मुक्ति आंदोलन या गांधी युग का शुरुआत था। मुक्ति आंदोलन का गांधी युग असहयोग आंदोलन के साथ शुरू होता है। जो मुक्ति आंदोलन मतलब अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए जो आंदोलन हुए, उनमें से सबसे पहला जो आंदोलन है वो है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में सत्य और अहिंसा के हथियार का प्रयोग किया गया। सत्य और अहिंसा को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया, जिनका उपयोग महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग किया और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन हथियारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटिश उस ज़माने में सबसे ताकतवर थे पूरी दुनिया में। ब्रिटेन का डंका चलता था। ब्रिटेन जो चाहता था उसके खिलाफ कुछ हो भी नहीं सकता था। तो एक बुद्धिमानी वाला काम यही था कि उनके खिलाफ सशस्त्र युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए, उनको मजबूर किया जाए। तो महात्मा गांधी ने इसीलिए सत्य और अहिंसा का हथियार अपनाया था। और जो हथियार महात्मा गांधी जी ने अपनाया तो वो उसमें सफल भी रहे। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले वैसे चंपारण में सत्याग्रह किया था, लेकिन वो किसान आंदोलन था, किसानों की मांगों को लेके था। लेकिन जो पहला देश की आज़ादी को लेके अगर आंदोलन था तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। अहिंसा पर आधारित इस नए कार्यक्रम की पेशकश करके गांधी जी ने लोगों के मन में नई आस्था पैदा कर दी। मतलब महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के प्रति लोगों के मन में एक आस्था पैदा कर दी। उन्होंने लोगों के सामने इस चीज़ को इस तरह से पेश किया कि लोगों को लगा सत्य और अहिंसा ही ईश्वर का रूप है, और इस तरह से लोग महात्मा गांधी के पीछे चल पड़े। असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे मुख्य कारण है उनमें से 1919 का रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया एक ऐसा एक्ट था जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया गया था, मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। और इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी। मतलब पुलिस मनमाने तरीके से लोगों को जेल में रख सकती थी, बिना ट्रायल के 2-2 साल तक राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रख सकती थी। इस तरह का जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में असहयोग आंदोलन उठा था, उस सब की वजह से। और इस अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय कार्यकाल में पारित किया गया था। और दूसरा कारण था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो जलियांवाला बाग के गेट को बंद कर दिया गया और जहां से एंट्री हो सकती थी वहां से हथियारबंद सैनिक खड़े हुए और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये भी एक बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन के शुरू होने का, जब लोगों को लगा कि अंग्रेज बर्बरता कर रहे हैं। और इस बर्बरता का एक बड़ा उदाहरण था कि एक बंद शहर, चार दीवारी के अंदर बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों पे सरकारी तंत्र गोलियां चलवा रहा है। तो इसी तरह की घटना सन 1990 में चीन में भी होती है, थियानमेन स्क्वायर पे, जहाँ पे छात्रों के द्वारा लोकतंत्र समर्थन में आंदोलन किया जा रहा था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बर्बरतापूर्वक टैंक चलाए, गोलियां चलाई। तो उसी तरह की ये घटना 1919 में जलियांवाला बाग में हुई थी और ये असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक बड़ा कारण बना। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था ये स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। तो ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसमें 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। 2 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, नागपुर में जो सत्र हुआ था उसमें फिर से इसे दोबारा समर्थन दिया गया
और इस तरह से इसके बाद आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया था कि वो स्कूलों में, कॉलेजों, न्यायालयों में ना जाएं और जो इनकी व्यवस्था है उसके साथ न चलें, कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेज सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग करने को कहा गया था। असहयोग आंदोलन का मूल जो विचार था वो यही था कि आप अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए स्कूल कॉलेजों में न जाएं, उनका जो न्यायालय है उसको न मानें, उनको कर्जा ना दें, उनके द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग ना करें, देसी जो व्यवस्था है, देसी सामान है, अपने भारत में पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग करें। और इसके बाद से भारत में काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज भी खुले। जब अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार हुआ तो उनके स्थान पे जो स्कूल कॉलेज खोले गए वो भारतीय पूरी तरह से एनजीओ टाइप के, जो भारत के लोगों द्वारा चलाए गए, भारत के लोगों द्वारा उनकी फंडिंग की गई। तो जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो भी उसके तहत खोली गई और लाहौर में जो कॉलेज खोला गया था लाला लाजपत राय द्वारा वो भी उसके तहत खोला गया। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले गए जो अंग्रेज़ों से अलग थे। तो एक फ़ोटो है जिसमें महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं और उनके साथ बाकी आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। तो ये असहयोग आंदोलन के समय का ही एक पिक्चर है। असहयोग आंदोलन के विभिन्न तत्व जैसे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होती है, न्याय पंचायतों की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होती है इसके बाद, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज थे उनका बहिष्कार किया गया था। न्याय पंचायतों की स्थापना होती है क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस ने आह्वान किया था कि आप लोग अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए कानूनों को न मानें, उनके न्याय व्यवस्था को न मानें। तो इस वजह से न्याय पंचायतों की स्थापना की गई। चरखा और सूत कताई के साथ स्वदेशी की लोकप्रियता बढ़ी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में एक बड़ी बात रखी थी कि जो चरखा है वो हमारी हमारी प्रगति का प्रतीक है, वो हमारे घरेलू उत्पादन स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आज़ादी अनिवार्य है उसी तरह से भारत के लिए चरखा भी अनिवार्य है। मतलब जो ऊन को काट के धागा बनाया जाए और उससे स्वदेशी वस्त्र का निर्माण किया जाए। और एक और चीज़ जो हुई इस आंदोलन के बाद, हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ा। हिंदू और मुसलमान साथ साथ चलने लगे। फिर से अस्पृश्यता को दूर किया गया। जो हिंदू धर्म में भेदभाव की भावना है, जातिपूर्ण भावना है, वो भी काफ़ी हद तक कम हुई और महिलाओं की मुक्ति के लिए कदम। तो इस आंदोलन के बाद महिलाओं को भी जो अधिकार थे उनमें बात होने लगी कि महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। ये उसी दौर की एक फ़ोटो है जिसमें महिलाएं हथियार लेके चल पड़ी हैं सड़क पे। असहयोग आंदोलन का ख़त्म होने का, उसको निरस्त करने का सबसे बड़ा कारण था जो चौरी चौरा की घटना थी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा में एक भीड़ जो थी वो हिंसक हो गई और जब पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया तो वो लोग भी पुलिस पे भिड़ गए और इस हमले में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और जो पुलिसकर्मी थे वो सभी भारतीय नागरिक थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के अंडर में काम करने वाले लोग भी भारतीय होते थे, ऑफिसर अंग्रेज होते थे। तो जो मारे गए वो भी भारत के बच्चे थे, हिंदुस्तान की औलादें थी। तो चौरी चौरा की घटना इस आंदोलन को समाप्त करने की एक बड़ी वजह बनी। महात्मा गांधी को लगा कि, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि महात्मा गांधी का मानना ये था कि उतनी बड़ी सत्ता से, हथियार से लड़ना बिल्कुल भी अक्लमंदी वाला काम नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश इतने ताकतवर थे कि अगर पूरा देश भी उनसे लड़ने लग जाता तो लाशें बिछ जाती लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, आज़ादी नहीं मिलती। तो महात्मा गांधी को इस हिंसक घटना से ये लगा कि नहीं, अभी हम लोग तैयार नहीं हैं आज़ादी के लिए, ना ही हम इस तरह की व्यवस्था के लिए तैयार हैं। चौरा चौरी की इस घटना ने गांधी जी को विचलित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि लोग अभी तक अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सरकार के लिए हिंसक आंदोलन को दबाना काफ़ी आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अभी अभी किसान आंदोलन हुआ तो लाल किले की प्राचीर पे कुछ किसान
कह सकते हैं या फिर कुछ और जो भी थे वो लोग वो चढ़ गए, तो उसके बाद किसानों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी सरकार ने। तो किसी भी आंदोलन में अगर आप हिंसा का सहारा लेते हो तो जो शासक तंत्र है, जो शासन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके खिलाफ काम करने में सहूलियत हो जाती है। और क्योंकि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, सरकार बहुत शक्तिशाली थी और जनता उनके खिलाफ नहीं लड़ सकती थी हिंसक तरीके से, तो इसलिए जो ये आंदोलन था ये स्थगित हुआ, क्योंकि आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के पास अब एक जब शानदार वजह थी, वो लोग इस आंदोलन को दबा सकते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को पारित करते हुए आंदोलन को निलंबित कर दिया चौरा चौरी की घटना के बाद, कि आंदोलन को निरस्त किया जाता है। जबकि इसके बाद सविनय अवज्ञा, संपूर्ण अवज्ञा, मतलब हर चीज में अंग्रेजों का असहयोग करना था, उनकी अवज्ञा करनी थी। तो असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला था, लेकिन इस चौरी चौरा की घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और यहाँ पे असहयोग आंदोलन भी निरस्त हो गया। जैसा कि असहयोग आंदोलन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, तो असहयोग आंदोलन अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। मतलब अंग्रेजों से जो हम मनवाना चाहते थे, हम स्वराज चाहते थे, अपना शासन चाहते थे, लोगों के अधिकारों को वापस लाना चाहते थे, जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मौलिक अधिकार, इन सबको खत्म कर दिया था रॉलेट एक्ट से। तो इन सभी को वापस चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये आंदोलन बीच में खत्म कर दिया गया और ये आंदोलन हिंसक हो गया था। चौरी चौरा में तो बड़ी घटना हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन इस आंदोलन का एक बड़ा फायदा हुआ कि कांग्रेस अपने स्वतंत्रता संग्राम में जनता के आयोजक और नेता बन गई। मतलब यहाँ से कांग्रेस की सर्व स्वीकार्यता शुरू हो गई, कि जहाँ पे आके कांग्रेस जनता के मन में ये एक जगह बन गई कांग्रेस के लिए कि हाँ, ये लोग कर सकते हैं कुछ, जो कांग्रेस के नेता थे उनके लिए। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, उनके समय यंग इंडिया उनका एक पत्रिका थी, मुखपत्र था। तो उन्होंने लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर यातना, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत सहने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप इस वाक्य को देखिए कि उनको इस आंदोलन में हुई हिंसा से कितनी परेशानी थी। वो जानते थे कि ये हिंसा इस आंदोलन को ले डुबोएगी, और जैसा कि हुआ भी। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र, असंतोष भड़काने संबंधी मामलों में 6 साल की कैद की सजा सुनाई। बाद में उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से फरवरी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये हमारा असहयोग आंदोलन था, जो भारत में पहली बार एक बड़े स्तर पे एक शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। इस बच्चों ने स्कूल छोड़े, अंग्रेज वस्तुओं को जलाया गया, अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई किताबों को जलाया गया, अंग्रेजों द्वारा जो भी था उस सब का बहिष्कार किया गया। उनके कोर्टों में न गए लोग, उनके द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ का लोगों ने प्रयोग नहीं किया। तो बड़े स्तर पे जो अंग्रेज एक तरह से झुक गए थे। लेकिन चौरा चौरी की घटना ने जो एक पूरे आंदोलन पे पानी फेर दिया था। तो इस बारे में जो बाकी कांग्रेसी नेता थे वो महात्मा गांधी से बहुत नाराज़ भी थे। वो लोग चाहते थे कि इस घटना को लेके इतना बड़ा फैसला ना लिया जाए, कि आंदोलन को वापस लिया जाए। जो लाला लाजपत राय थे और आपके मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तो वो सभी लोग चाहते थे कि इस छोटी सी घटना को लेके आंदोलन को वापस न लिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी का भी अपना विचार था कि इस तरह से हिंसक तरीके से आंदोलन को न चलाया जाए, क्योंकि हिंसक तरीके से चले हुए किसी भी आंदोलन को दबाना बहुत सरल होता है, और हुआ भी ऐसे ही। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि माना कन्याकुमारी में कोई गलती होती है और उसके लिए हिमालय इलाके का व्यक्ति अगर दोषी ठहराया जाता है, तो ये उसी तरह की घटना, उन्होंने चौरा चौरी की घटना को असहयोग आंदोलन से जोड़ते हुए ये बात कही थी। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड एक और टॉपिक देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।